हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज प्रीक्योर में जहां हम आपके करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी एक तरीके से इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जहां पर जितना भी आप डेटा पढ़ते हैं जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स, या उस डेटा को कोट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज के करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं फेब्रुअरी फर्स्ट वीक के। सबसे पहला टॉपिक हमारा पॉलिटी से रिलेटेड ही है, आइए देखते हैं। तो गवर्नमेंट बात कर रही है जो आपका सेंसस होना होता है, जैसे कि लास्ट टाइम आपका 2011 में हुआ था और ये आपका 10 साल बाद होता है, तो ये 2021 में होना चाहिए। तो सरकार ये चाह रही है कि इस सेंसस को पोस्टपोन कर दिया जाए टू 2022 बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो काफ़ी टफ एक दौर चल रहा है पेंडेमिक का, जिसमें काफ़ी लोग अफेक्ट हुए हैं। तो सरकार यहाँ देख रही है कि इस सेंसस को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो जनरली जो आपका सेंसस होता है, जिसकी एक्सरसाइज है, ये आपके दो फेजेस में कंडक्ट की जाती है। सबसे पहली हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, जो कि आपका अप्रैल टू सितंबर 2020 में होना था, और जो आपका पॉपुलेशन एनुमरेशन होनी थी जो कि आपका फेज़ 2 है, वो आपकी फेब्रवरी 9 टू फेब्रवरी 28 2021 में होना था। तो बट अब ये जो पेंडेमिक का दौर चला, लॉकडाउन लग गया, जो आपका फेज़ 1 था वो और ज़्यादा पोस्टपोन हो चुका है। तो अब ये आपकी जो उम्मीद लगाई जा रही है सेंसस की 2022 के लिए ही लगाई जा रही है। ठीक है जी। साथ के साथ जो आपका 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, डिटेल में जाने की यहाँ ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थॉरली हम ये टॉपिक काफ़ी बार कवर कर चुके हैं। तो उसकी वजह से भी काफ़ी ये जो पूरी प्रोसेस है कंट्रोवर्शियल बन गई थी। ठीक है जी। तो इसके बारे में तो आपको सारा डिटेल में पता ही है। साथ के साथ आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वो पता होनी क्या है। पहली बात, जो आपके सिटीजनशिप रूल्स हैं जो कि फ्रेम्ड हैं इन द ईयर 2003, उनके आधार पर ये कहा गया है कि एनपीआर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, वो आपका सबसे पहला स्टेप है टूवर्ड्स द कंपाइलेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, या जिसे हम एनआरसी भी कहते हैं। ठीक है जी। तो जो डेटा है एनपीआर का, वो सबसे पहले कलेक्ट किया गया था आपका 2010 में, और उसे अपडेट किया गया था 2015 में। और इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इस सेंसस की, वो आपकी रहती है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो ये भी आपके लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है किसके पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है जी। साथ के साथ अब बात करें कि क्या वो सेंसस हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग इंडियन सिटीजन्स। तो बेसिक से पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले डेमोग्राफी, किस तरीके से आपकी पॉपुलेशन डिवाइडेड है, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है किस किस एरियाज़ में। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है किसी भी स्टेट या किसी भी, हम कह सकते हैं, जोन के लिए, कि उन्हें उस तरीके से प्लानिंग करनी है अपनी डेमोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है जी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ये बताता है कि किस तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं। ठीक है जी। लिटरेसी और एजुकेशन के बारे में ये बताता है कि कितनी परसेंट लोग लिटरेट हैं, क्या एजुकेशनल लेवल है किसी पर्टिकुलर एरिया का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एम्यूनिटीज़, कि क्या क्या बेसिक एम्यूनिटीज़ सभी लोगों के पास अवेलेबल हैं। अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, जैसे कि आपको पता ही है कि लोग गांव से शहरों की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो वो अर्बनाइजेशन का ट्रेंड वहाँ बताएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनसे रिलेटेड जो एडुकेट इन्फॉर्मेशन है, क्या इनके नंबर्स में बढ़ाव चढ़ाव आया है या कोई उतराव आया है किसी प्रकार का, तो ये सारा डेटा वहाँ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी हमारी काफ़ी स्कीम्स हैं जो पर्टिकुलरली इन्हीं सेक्शन से डील करती हैं। साथ ही साथ लैंग्वेज से भी ये डील करता है। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो सेंसस हमें प्रोवाइड करता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट के तौर पे पूछी जा सकती है, कि आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से आपके पैरामीटर्स हैं जो सेंसस में कवर होते हैं, जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सेंसस प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें पता होना ज़रूरी हैं। ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, आई होप आपने यहाँ कुछ गेन किया हो। तो आइए सेकंड टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि जितने भी आपके स्कूल्स हैं अंडर समग्र शिक्षा अभियान, जो कि हमने लास्ट वीक भी आपका जो हमने स्टार्स प्रोजेक्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपका समग्र शिक्षा अभियान डिटेल में डिस्कस भी किया था वहाँ पे। तो अब जितने भी स्कूल्स हैं इसके अंडर, उन्हें रीनेम किया जा रहा है आफ्टर सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से। ठीक है जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही है आपका समग्र शिक्षा अभियान, और मिनिस्ट्री का ये कहना है
कि बेसिकली जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि जितने भी आपके स्कूल्स हैं उन्हें एसोसिएट किया जाए विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये काम करेगा एज एन एक्ट ऑफ इंस्पिरेशन टू द चिल्ड्रन एंड ऑल्सो मोटिवेट टीचर्स, स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू एनेबल देम टू अचीव हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस। तो आइए थोड़ा और डिटेल में आज हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी समग्र शिक्षा स्कीम को, या जो भी अभियान है ये। तो बेसिकली इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ताकि वो रेजिडेंशियल स्कूल्स को खोल सकें और उन्हें चला सकें, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। ये बेसिकली आपके हिली टेरेन्स या फिर जो आपके स्मॉल या स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर ही ये स्कूल्स खोलने का इनिशिएटिव है, ताकि जो वहाँ के बच्चे हैं जिन्हें शेल्टर और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उन्हें वो भी प्रोवाइड की जा सके, साथ में साथ जो रेगुलर स्कूल्स का जो प्रोविज़न है वो भी उन्हें प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है जी, तो काफ़ी सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड प्रोवाइड स्कूलिंग फैसिलिटीज़ इन सच एरियाज़। तो इसमें जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हैं वो बेसिकली प्रोवाइड की जाती हैं उन बच्चों को जो कि आपके चाइल्ड लेबर से बचाए हुए होते हैं, या फिर जो भी माइग्रेंट बच्चे हैं जो बिलोंग करते हैं टू पुअर लैंडलेस फैमिलीज़, या फिर चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट प्रोटेक्शन, या फिर दोज हु हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द एरियाज ऑफ सोशल एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड नेचुरल कैलेमिटीज़। ठीक है जी, तो काफ़ी एक इंक्लूसिव एजुकेशन का एक तरीके का ये स्टेप है। ठीक है जी, तो इसमें जो प्रेफरेंस दी जाती है वो आपके एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स, ठीक है जी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या फिर जो आपके स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आपके नीति आयोग द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं, इन सभी रीजन्स को ज़्यादातर प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पर एजुकेशन तो प्रोवाइड की जाती ही है इन स्कूल्स में, बट साथ के साथ जो आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ रहते हैं, या फिर जो हम कह सकते हैं कुछ इनिशिएटिव्स रखे हैं इन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि आपके स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग होगी, फिजिकल सेल्फ डिफेंस हो गया, मेडिकल केयर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मंथली स्टाइपेंड, इन सभी तरीके के प्रोविजंस भी यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो अगर आपको सपोज मेन आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में एजुकेशन के लिए किस तरीके से स्टेप्स लिए गए हैं, तो वहाँ पर आप इस स्कीम के बारे में मेंशन कर सकते हैं किस तरीके से एक इंक्लूसिव एजुकेशन का ये कॉन्सेप्ट यहाँ रखा गया है। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था। तो ये थर्ड टॉपिक देखते हैं। यहाँ बात हो रही है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट की, नेवा प्रोजेक्ट। तो नेवा प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, एक तरीके की आपकी ई असेंबली है, या फिर जिसे हम पेपरलेस असेंबली भी कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ किया जाएगा टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ असेंबली। तो बहुत सिंपल सी बात की गई है यहाँ पे कि इसके चलते जितना भी आपका इंटायर लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसे ऑटोमेशन में लाया जाएगा, जितनी भी डिसीजंस या डॉक्यूमेंट्स होंगी उनकी ट्रैकिंग की जाएगी, और जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली शेयर किया जाएगा। सो नेवा बेसिकली क्या है, एक आपका डिवाइस न्यूट्रल या फिर हम कह सकते हैं मेंबर सेंट्रिक एप्लीकेशन है, जिसे बनाया गया है कि वो हैंडल कर सकते हैं डाइवर्स हाउस बिजनेस, जो कि विच विल बी स्मार्टली बाय पुटिंग एंटायर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर, लिस्ट ऑफ बिजनेस, मतलब जितने भी आपके किसी भी हाउस से रिलेटेड जो भी फंक्शंस या ड्यूटीज़ रहती हैं वो सभी आपकी इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होंगी, और सिटीज़न के पास भी ये ऑप्शन रहेगा कि वो इस सारी इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं एट देयर फिंगर टिप्स बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है जी, साथ के साथ जो नेवा है कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देगा जो कि एक प्रोसेस रहती है ऑफ सेंडिंग आउट अ नोटिस या रिक्वेस्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि इसमें क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है जी, साथ के साथ जो आपका जैसे लोकसभा टीवी होता है या फिर राज्यसभा टीवी है, उनकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग की ऑप्शन भी इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगी, और इसी के चलते दूरदर्शन के साथ भी इन लोगों ने ऑलरेडी ही एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं कि वो एक प्रोविज़न प्रोवाइड करेंगे टू इनकॉर्पोरेट सिमिलर फैसिलिटी इन रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है जी, अब एक काफ़ी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से खास बात की, जो आपका ई विधान है ये आपका एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि इंक्लूडेड है इन द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, और इसमें जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो आपकी नोडल मिनिस्ट्री है फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन ऑल 31 स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर्स। ठीक है जी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है जी,
साथ के साथ जो ये पूरी स्कीम है बेसिकली नेवा प्रोजेक्ट की, ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसके आधार पर आपको पता ही होगा कि कुछ फंडिंग इसमें केंद्रीय सरकार देगी और कुछ फंडिंग इसमें राज्य सरकार देगी। तो जनरली जैसे कि बाकी प्रोजेक्ट्स में भी आपके मोस्टली यही होती है, 60:40 रेशो है। और जो आपके नॉर्थ ईस्ट या फिर जो हिली स्टेट्स हैं वहाँ पर इसकी रेशो रहेगी 90:10, जहाँ पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा और 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। और जो आपके यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर पूरी की पूरी फंडिंग आपकी केंद्रीय सरकार से ही आएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके की जो डिटेल्स होती हैं ये आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फंडिंग की ही बात कर रहे हैं तो इसकी जितनी भी फंडिंग रहेगी जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाएगी वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, और जितना भी टेक्निकल सपोर्ट होगा वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। साथ के साथ आपका हर एक नेवा केंद्र, जिसे हम ई फैसिलिटेशन सेंटर भी कहते हैं, ये आपके हर एक लोकेशन पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें एक नोडल ऑफिसर उसे ऑपरेट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि हिमाचल प्रदेश आपका पहला ऐसा डिजिटल लेजिस्लेचर है जिन्होंने ये पूरा इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अपने स्टेट लेजिस्लेचर में। पंजाब, मध्य प्रदेश और सिक्किम भी काफ़ी एक हम कह सकते हैं वेरियस स्टेजेस पे हैं ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर इनिशिएटिव्स आर हाईली कमेंडेबल। तो इसमें जो आपका सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंडर आता है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर रिव्यूइंग द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, तो इसमें स्टेट्स को क्या करना होगा, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी और अपना एक गैप एनालिसिस रिपोर्ट भी उन्हें इस तरीके की सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट को प्रोवाइड करनी होगी। बट इसमें जो आपकी स्टेट लेवल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी होगी वो सभी तरीके के टेक्निकल स्क्रूटिनी या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल स्क्रूटिनी कैरी आउट करेंगे ऑफ द डीपीआर, और फाइनल अप्रूवल के लिए उसे भेज दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को। फिर जितनी भी इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियली स्क्रूटिनी होगी उसके बाद ही आपके फंड्स रिलीज़ किए जाएंगे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इसमें जो आपकी राज्य सरकार होगी वो अपॉइंट करेगी एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, जिन्हें डेजिग्नेट किया जाएगा एज अ नोडल ऑफिसर या फिर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ई विधान इम्प्लीमेंटेशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यही बेसिक सी डिटेल्स हैं आपकी ई विधान प्रोजेक्ट से रिलेटेड और क्या ये नेवा प्रोजेक्ट है। तो आई होप आपको यहाँ चीज़ें क्लियर हुई हों। काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, किस प्रकार की फंडिंग है, कौन इसमें नोडल मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, तो आइए फोर्थ टॉपिक देखते हैं। यहाँ बात करेंगे हम महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। तो आपने पढ़ा तो इसके बारे में ज़रूर होगा, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं आज। तो एक डिमांड रह रही है कि जो आपके मराठी स्पीकिंग एरियाज़ हैं कर्नाटका में उन्हें महाराष्ट्र के साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए, और ये भी सजेस्ट किया जा रहा है जब तक सुप्रीम कोर्ट इस डिस्प्यूट पर कोई वर्डिक्ट नहीं दे देता तब तक जो जितने भी एरियाज़ हैं वो जिन्हें मर्ज करने की बात की जा रही है महाराष्ट्र के साथ, उन्हें यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर देना चाहिए। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आपका पेंडिंग है सिंस 2004। तो बेसिकली जैसे कि आप कर्नाटका का यहाँ मैप दे सकते हैं, ये आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है जी, तो ये जो आपका रेड मार्क्ड एरिया है ये इस एरिया के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो डिस्प्यूट के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी समय से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है और टाइम टू टाइम ये रिसर्फेस कर जाता है, मतलब उभर के आता है जब भी कोई पर्टिकुलर इशू होता है। जैसे कि आपकी डिमांड रखी गई थी ऑफ रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद। ठीक है जी, तो महाराष्ट्र का यहाँ एक क्लेम है कि वो चाहते हैं जो 700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है अलॉन्ग इट्स बॉर्डर विद कर्नाटका, जिसमें आपके 814 विलेजेस आते हैं। बेसिकली इसमें डिस्ट्रिक्ट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, बेलगवी, उत्तर कन्नड़ा, बिदार, गुलबर्गा एंड टाउन्स ऑफ बेलगवी, करवार एंड निपनी। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या है, ये जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पर आपके मराठी स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं। ठीक है जी, और इसी के चलते महाराष्ट्र चाहता है कि ये सभी एरियाज़ महाराष्ट्र के साथ मर्ज हो जाने चाहिए। तो अगर हम बात करें इस डिस्प्यूट की जड़ें कहाँ तक हैं, तो जब आपकी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुई थी 1956 में, तो आपको पता ही है 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। उसके बाद से काफ़ी कोशिशें रही कि जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जाए इंडिया में, और वो कोशिश सक्सेसफुल भी रही, बट स्टिल कुछ डिस्प्यूट्स रह रहे थे लोगों के बीच में। तो उसी के चलते आपकी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुई थी 1956 में। तो इस डिस्प्यूट्स की जड़ें भी आपकी 1956 से ही इन्वॉल्व हैं। तो उस दौरान जो आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, एक मल्टीलिंगुअल प्रोविंस था जिसमें इंक्लूडेड थे आपके अभी जो कर्नाटका है वहाँ पर विजयपुरा, बेलगवी, धरवाद या उत्तर कन्नड़ा, ये सभी
जो रीजन्स थे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इंक्लूडेड थे। बट जब 1948 में जो आपकी बेलगाम म्यूनिसपैलिटी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो उनका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपकी मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उन्हें महाराष्ट्र स्टेट के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। बट जब आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 आया तो उसके आधार पर जो बेलगाम और 10 तालुकास थे बॉम्बे स्टेट के, उन्हें मैसूर स्टेट का पार्ट बना दिया गया, जिसे बाद में कर्नाटका का नाम दिया गया था 1973 में। ठीक है जी। हालांकि जब बॉर्डर्स डिमार्केट कर रहे थे तो जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कमीशन था उन्होंने चाहा टू इंक्लूड तालुकाज विद द कन्नड़ा स्पीकिंग पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 50% इन मैसूर। हालांकि बाद में ये बात उठाई गई कि उन एरियाज़ में मराठी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है जी। और तभी से ये आपका डिस्प्यूट चलता आ रहा है और अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। और इसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं महाराष्ट्र में, दे आर यूनाइटेड ऑन द मर्जर ऑफ बॉर्डर एरियाज विद इन द स्टेट। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको महाजन कमीशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केंद्रीय सरकार द्वारा, जो भारत की सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इस कमीशन की स्थापना की थी अक्टूबर 1966 में, ताकि इस बॉर्डर डिस्प्यूट पर वो काम कर सकें, उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें और उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर सकें। तो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी उन्होंने अगस्त 1967 में, जिसके आधार पर कमीशन ने कहा था कि कुछ विलेजेस हैं, 264 विलेजेस हैं, जिन्हें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए टू महाराष्ट्र एंड द बेलगाम, एंड 247 विलेजेस शुड रिमेन विद कर्नाटका। ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें जो ये कमीशन था ये आपका हेड किया गया था बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेहरचंद महाजन। ठीक है जी। महाराष्ट्र ने तो ये रिजेक्ट कर दी थी महाराष्ट्र ने ये रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी थी, ये कहते हुए कि ये बायस्ड है और इलॉजिकल है। हालांकि कर्नाटका ने इस रिपोर्ट को वेलकम किया था। हालांकि कर्नाटका चाहता था कि इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए, बट स्टिल केंद्रीय सरकार ने इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया और अभी तक ये आपका डिस्प्यूट चलता आ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है महाजन कमीशन से रिलेटेड और कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का, इस पर भी आप दोबारा एक बार नज़र डाल लीजिए। ठीक है जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। यह है आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे कि इंडिया की जो पोजीशन है इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, उसका जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें फॉल कर गई है टू द 53rd पोजीशन। जो 2020 की डेमोक्रेसी इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग है, जिसमें इंडिया ने स्लिप कर दिए हैं 2 प्लेसेस और वो 53rd पोजीशन पर आ गया है। और बेसिकली इसमें कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग है बाय द अथॉरिटीज़, ठीक है जी, और जो सिविल लिबर्टीज़ पर एक तरीके का क्रैकडाउन हुआ है, उसी की वजह से ये डिक्लाइन आया है भारत की रैंकिंग में। तो हालांकि इंडिया इज़ रैंक्ड हायर देन मोस्ट ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज, बट जो इंडिया का ओवरऑल स्कोर है फ्रॉम 6.9 टू 6.61 इन 2020। ठीक है जी। तो इंडेक्स का ये स्कोर है, जिसके चलते एक तरीके के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं 167, उसमें ये इंडिया की रैंकिंग आई है। ठीक है जी। तो सबसे जो पीक हम कह सकते हैं इंडिया का जो रैंक था वो आपका 7.92 के स्कोर के साथ था 2014 में। तो अब हम देख सकते हैं किस तरीके से ये स्लिप कर गई है फ्रॉम द 27th पोजीशन टू द 53rd एज द रिजल्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग अंडर द करंट रजीम। तो ये इस रिपोर्ट का कहना है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कौन कौन सी कंट्रीज़ ने टॉप किया है ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो नॉर्वे ने टॉप किया है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की जो लेटेस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टाइटल दिया गया है उसको, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। तो ये आपके ऐसे में इस तरीके के टाइटल्स आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आपका आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा आपके बाकी के टॉप 5 कंटेंडर्स रहे हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसमें काफ़ी एक खास बात है कि ये हम कह सकते हैं क्लासीफाई करता है कंट्रीज़ को, 167 कंट्रीज़ को ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, और एक तरीके की हम कह सकते हैं क्लास प्रोवाइड कर देता है वहाँ पे। सबसे पहली बात फुल डेमोक्रेसीज, जिसमें आपकी 23 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। फिर आपकी फ्लॉड डेमोक्रेसीज आती हैं नंबर 2, जिसमें आपकी 52 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। फिर आपकी हाइब्रिड रिजीम्स हैं, जिसमें आपकी 35 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। और फिर आपकी अथॉरिटेरियन रेजीम्स है, जिसमें आपकी 57 है। तो इंडिया को क्लासीफाई किया गया है एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, और साथ के साथ इसमें आपकी यूएस, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राज़ील भी इन्वॉल्व हैं। तो इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करें तो श्रीलंका की बात करें तो बेसिकली उनका 68th रैंक है, और उन्हें भी क्लासीफाई किया गया है फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में ही। और जो आपका बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान है
उन्हें क्लासीफाई किया गया है हाइब्रिड रिजीम कैटेगरी में। ठीक है जी। अफगानिस्तान का रैंक बहुत ही पुअर है 139, जिसे क्लासीफाई किया गया है अथॉरिटेरियन रिजीम में इस इंडेक्स में। ठीक है जी। बाकी रीजन वाइज देखा जाए तो इसमें आपका एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया वाला जो रीजन है, जिसमें इंक्लूड करते हैं आपके न्यूजीलैंड भी है, जो आपका एक हम कह सकते हैं 4th पोजीशन पर है, टॉप स्कोरिंग पोजीशन पर है ग्लोबल रैंकिंग में। बट जो नॉर्थ कोरिया है वो अभी तक इसमें बॉटम पे है एट द 167th प्लेस। तो रीजन का जो ओवरऑल स्कोर है वो काफ़ी फेल कर गया 2020 में। हालांकि इनके पास 5 फुल डेमोक्रेसीज हैं विद जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान मूविंग अप द रैंकिंग्स कंपेयर्ड विद द 2019। ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन किया अपना फुल डेमोक्रेसी, जिसमें उनका रैंक 9th आया है। ठीक है जी। तो ये बेसिस डिटेल्स हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स यहाँ मेंशन है, जैसे कि जापान और साउथ कोरिया के बारे में बात करें तो दे हैव रिटर्न टू द फुल डेमोक्रेसी फोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2014। ठीक है जी। ताइवान ने अटेन कर ली है फुल डेमोक्रेसी स्टेटस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलोइंग अ स्पेक्टेकुलर जंप अप द रैंकिंग्स। तो ये बेसिक्स डिटेल्स हैं। तो जनरली इस तरीके के जो आपके फैक्ट्स रहते हैं, अगर आपको आईआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या एसए में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन इस तरीके की आपकी डेमोक्रेसी से रिलेटेड रिपोर्ट रिलीज़ करता है। वहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगी तो वहाँ पर आपको करेक्टली मार्क करना है, या फिर इंडिया की पोजीशन के बारे में वहाँ पूछा जा सकता है कि किस तरीके से वो बढ़ी है या चढ़ी है। ठीक है जी। बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आपके मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यही थे आज के हमारे 5 टॉपिक्स जो कि हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे फेब्रुअरी फर्स्ट वीक के। तो आई होप आपने यहाँ कुछ गेन ज़रूर किया गया हो। तो जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं आप ज़रूर उन्हें अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए, ताकि आप इजीली उन्हें प्रीलिम्स के टाइम पे रिवाइज कर सकें। बाकी इसकी पीडीएफ की कंपाइलेशन तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है ही। ठीक है जी। तो इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स आप फॉलो करते रहिए प्रीक्योर के माध्यम से। और अभी हम आपके 5 क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज़ हैं प्रीमिक्स से रिलेटेड वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये आपका कंबाइंड लेक्चर ही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रीमिक्स। तो पहले क्वेश्चन में बात हो रही है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2020, और आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इन दोनों से रिलेटेड आपके इस बिल से रिलेटेड करेक्ट हैं। ठीक है जी। सबसे पहले स्टेटमेंट में बात हो रही है जो आपकी परमिसिबल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो लिमिट है वो आपकी इंक्रीज कर दी गई है 20 to 24 वीक्स इन एनी गिवन केस। सेकंड में कह रहे हैं इसके आधार पर कहा गया है कि जो नेम और जो पर्टिकुलर्स होंगे किसी भी महिला के जिनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है वो रिवील नहीं की जाएंगे एक्सेप्ट टू अ पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है इन एनी लॉ दैट इज करंटली इन फोर्स। तो ये 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है ये इस बिल से रिलेटेड करेक्ट है या नहीं। 4 कोड्स यहाँ मेंशन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट सेकंड ही करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 में जो ये परमिसिबल टर्मिनेशन की बात की गई है, जो प्रेगनेंसी लिमिट की बात की गई है, जो इंक्रीज करने की बात की गई है 20 से 24 वीक्स की, ये आपकी प्रपोज्ड है और ये एनी गिवन केस में नहीं, कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ही ये अलाउ किया जाएगा। ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली मेंशन है। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी अमेंडमेंट बिल है 2020 का, रिसेंटली ही पास किया गया था लोकसभा में मार्च 2020 में, and is likely to be brought before the Rajya Sabha during the ongoing budget session. So जो बिल ये प्रपोज कर रहा है काफी अमेंडमेंट्स जिसके चलते आपके मेडिकल बोर्ड की भी कॉन्स्टिट्यूशन की जाएगी इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। साथ के साथ ये बोर्ड डिसाइड करेगा ऑन द प्रेगनेंसीज बियॉन्ड 24 वीक्स इन केसेस ऑफ फीटल एबनॉर्मेलिटीज। तो हर एक बोर्ड में आपके गायनोकोलॉजिस्ट होंगे, रेडियोलॉजिस्ट होंगे और एक पीडियाट्रिशियन होंगे, और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो आपके स्टेट या फिर जो भी यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगी उनके द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। और एक रीसेंट स्टडी के आधार पर ये पता लगा है कि जो इस बोर्ड की क्रिएशन की बात की जा रही है वो काफी अनफीजिबल है, एज 82% ऑफ द पोस्ट आर लाइंग वेकेंट इन द कंट्री। तो पहले तो इन पोस्ट को फुलफिल करने का जो एक क्राइटेरिया है या जो डिमांड है, इसे पूरा करना केंद्रीय सरकार या जो हमारी भारत की सरकार है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इस तरीके के बोर्ड्स की इंप्लीमेंटेशन की जा सकती है। तो हाइलाइट्स देख लेते हैं थोड़े आपके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल के। तो बेसिकली जैसे कि हमने आपकी पहली स्टेटमेंट में बात की कि ये एक्सटेंड करेगा अपर लिमिट फॉर परमिटिंग अबॉर्शंस फ्रॉम 20 वीक्स टू 24 वीक्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। किसी भी केस में ये परमिशन नहीं दी जाएगी, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे तभी ये दी जाएगी। फिर इसमें आपकी स्पेशल कैटेगरीज ऑफ विमेन है जिनमें इंक्लूडेड है आपके रेप सर्वाइवर्स, विक्टिम ऑफ इंसेस्ट, या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड या फिर माइनर्स हैं,
ठीक है जी। साथ के साथ ये बिल प्रपोज करता है रिक्वायरमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स ऑफ gestation, और साथ के साथ ये प्रोवाइड करता है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ 2 RMPs फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ 20 to 24 वीक्स। ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल से इसकी प्रोविजंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको अच्छे से कवर कीजिए इस टॉपिक को। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। बाकी यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का था और जो रिसेंटली अमेंडमेंट बिल लाया गया है, कि क्या बेसिक से डिफरेंसेस हैं, तो ये आपके मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2020, रिसेंटली ये रिलीज हुआ है। ये कौन सी फर्म द्वारा या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया गया है? तो 4 ऑप्शंस दी गई हैं। पहली है आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सेकंड है एंटी करप्शन कमीशन, थर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स इंस्पेक्टर जनरल या फिर आपका इकोनॉमिक क्राइम ऑफिस। 4 ऑप्शंस दी गई हैं। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कंटेक्स्ट के बारे में बात करें तो रिसेंटली जैसे कि हमने आपको बताया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 का रिलीज हुआ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, और एक काफी कॉम्पोजिट इंडेक्स है जो बेसिकली ड्रॉ करता है अपने कंक्लूजन्स फ्रॉम 12 सर्विस टू रैंक नेशंस अराउंड द ग्लोब, और ये एक तरीके का बेंचमार्क गॉज भी बन गया परसेप्शन ऑफ करप्शन एंड इट इज यूज्ड बाय एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स, कि किस तरीके से कौन कौन से नेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां की करप्शन बेसिस को देखते हुए। सो ये जो आपका इंडेक्स है ये बेस्ड है ऑन एक्सपर्ट ओपिनियंस की किस तरीके से पब्लिक सेक्टर करप्शन हो रही है, और साथ के साथ ये बाकी फैक्टर्स को भी इंक्लूड करता है कि जैसे कि जितने भी आपके गवर्नमेंटल लीडर्स हैं क्या उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है या उनकी करप्शन के लिए, या फिर वो उन्हें किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट ही नहीं मिल रही है। तो इन सभी चीजों को भी ये कंटेक्स्ट में लेता है। क्या एक परसीव्ड प्रेवलेंस है ब्राइबरी का, किस तरीके से रिश्वत दी जाती है, क्या वहां पर नोशन है, और कि जिस प्रकार से जितने भी आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो उन देश की जनता है उनकी नीड्स को किस तरीके से एड्रेस करते हैं। तो ये 180 कंट्रीज को रैंक करता है। साथ के साथ ये यूज करता है एक स्केल फ्रॉम 0 to 100, जहां पर 0 इज हाईली करप्ट एंड 100 इज वेरी क्लीन। तो इंडिया का स्लिप हो गया 6 प्लेसेस टू 86th पोजीशन दिस ईयर। ठीक है जी। इंडिया का जो स्कोर है वो बिलो एवरेज स्कोर है ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन, जहां पर आपकी 31 कंट्रीज आती हैं, और जो ग्लोबल एवरेज है उससे भी कम स्कोर है। इंडिया के ओवरऑल पोजीशन के बारे में बात करें, ओवरऑल स्कोर के बारे में बात करें, इट इज ऑल्सो 2 पॉइंट्स लेस देन दैट ऑफ चाइना, जो कि आपका 78th पोजीशन पर है। तो लिस्ट में टॉप किसने किया है, हमेशा की तरह आपका इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कोई भी इस तरीके का इंडेक्स या आपका हम कह सकते हैं रैंकिंग आती है, तो वहां पर जो टॉपर्स रहते हैं उस लिस्ट के उनके नाम पता होना बहुत जरूरी है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क का यहाँ पर सेम स्कोर है, तो इन्होंने इस लिस्ट पर टॉप किया है। साथ के साथ बॉटम पे बात करें तो आपके साउथ सुडान और सोमालिया ये आपके इस ग्लोबल रैंकिंग में काफी नीचे रहे हैं, दोनों का स्कोर 12 रहा है। सो ये जो लेटेस्ट एडिशन आया है 2020 का, इसमें इन्होंने हाईलाइट किए हैं इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज टू कोविड-19 की जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है। साथ के साथ इन्होंने कंट्रीज को कंपेयर भी किया है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस में इन द इंडेक्स टू देयर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एंड द एक्सटेंट टू विच डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैव बीन वीकन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ठीक है जी। तो काफी हम कह सकते हैं यहाँ पर हॉलिस्टिक सी अप्रोच रही है इस इंडेक्स को तैयार करने में, और यहाँ पर इंडिया की जो पोजीशन स्लिप हुई है टू द 86 पोजीशन, तो यहाँ पर इंडिया को अपनी पॉलिसीज में चेंज लाने की जरूरत है और थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा रिगार्डिंग करप्शन। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि कौन कौन से आपके कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए फॉर अ पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन इंडिया। ठीक है जी। उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है ये करेक्ट है या नहीं। तो पहली स्टेटमेंट में बात करें, अगर वो सिक्योर करते हैं 10% ऑफ द वैलिड वोट्स जो कि पोल किए गए थे इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड इन एडिशन इट विंस 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं ये आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 6 स्टेट्स। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। काफी बार हम ये कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस भी कर चुके हैं हमारे लेक्चर्स में, तो वीडियो पॉज कीजिए और बेस्ड ऑन दीज 4 कोड्स इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए।
तो यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं। पहली स्टेटमेंट में जो ये 10% का क्राइटेरिया रखा गया है ये आपका सिर्फ 6% का है। इस तरीके के जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो आपको पता होने जरूरी है। यूपीएससी कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन को प्ले कर देते हैं। ठीक है जी। साथ के साथ सेकंड स्टेट में जो बात हो रही है कि ये 6 स्टेट्स में होनी चाहिए, तो जी नहीं, ये आपके 4 स्टेट्स का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो रिसेंटली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट आई है, उसके बेसिस पे कुछ फाइंडिंग्स आई, देखते हैं। तो टोटल आपकी हम कह सकते हैं रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, वो आपकी 2301 है। उसमें से सिर्फ आपका 78 का ही कंट्रीब्यूशन इसमें मेंशन्ड है और ये आपका अवेलेबल है इन द पब्लिक डोमेन फॉर 2018 एंड 19। ठीक है जी। और इससे पहले 2017 या 2018 वाला जो आपका पीरियड था उसमें इस तरीके की सिर्फ 82 ही पार्टीज थी जिनका डेटा अपलोड हुआ था ऑन द रिस्पेक्टिव स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की वेबसाइट पर। तो जो आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो ये रजिस्टर्ड हैं, बेसिकली इनका नंबर ट्वाइस इंक्रीज हो गया है पिछले 2 सालों में। 1112 थी ये आपकी 2010 में, वहां से 2301 तक पहुंच गया है 2019 में। तो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली क्या हुई, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज हैं या फिर जिन्होंने, जो हमने बात की 6% का जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है वोट्स का इन असेंबलीज और जनरल इलेक्शंस टू बिकम अ स्टेट पार्टी, वो पूरा नहीं कर पाए, या फिर which have never contested in elections since being registered are considered unrecognized parties। ठीक है जी। तो इसी के चलते ये जो पार्टीज हैं ये बेनिफिट्स एंजॉय नहीं कर सकते जो कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को मिलते हैं। तो टोटल 2360 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसमें से आपकी, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, 2301 अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन रहती है इन पॉलिटिकल पार्टीज की, वो बेसिकली जो हमारे प्रोविजंस हैं सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, उसके आधार पर ही इसे गवर्न किया जाता है। तो कोई भी पार्टी होगी जिन्हें अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा अंडर द सेट सेक्शन विद द इलेक्शन कमीशन, उन्हें सबमिट करनी होती है एक एप्लीकेशन टू द कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन एज पर द गाइडलाइंस जो कि आपकी प्रिस्क्राइब्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स जो कि उनके पास अवेलेबल है। काफी खास बात है आर्टिकल 324 में सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951। ठीक है जी। तो कंडीशंस क्या रहेंगी बेसिकली किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि पहली बात जैसे कि हमने बात की कि मिनिमम 6% वैलिड वोट्स उन्हें मिलने चाहिए जो कि पोल हुए हैं इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल जो कि हमारा लोकसभा है। ठीक है जी। और टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, साथ के साथ उन्हें मिनिमम 4 सीट्स तो मिलनी ही चाहिए इन द हाउस ऑफ द पीपल फ्रॉम एनी स्टेट्स और स्टेट्स। ठीक है जी। कि मतलब लोकसभा में उनकी मिनिमम 4 सीट्स तो होनी चाहिए, तभी उन्हें नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलेगा। या फिर एक और क्राइटेरिया है कि उन्हें कम से कम 2% सीट्स होनी चाहिए उनकी हाउस ऑफ द पीपल में, लोकसभा में। कि अभी जैसे आपके 543 मेंबर्स हैं तो उसमें से 11 सीट्स तो इनके पास होनी चाहिए, और ये जो मेंबर्स होंगे इनका जो इलेक्शन होगा वो मिनिमम 3 डिफरेंट स्टेट से होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये तो रहा आपके नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के लिए किस तरीके की एलिजिबिलिटी कंडीशंस है आइए देखते हैं। जैसे कि वहां पर आपके लिए लोकसभा के लिए रखा गया था कि वहां पर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स उन्हें मिलने चाहिए। तो बेसिकली इसमें भी वही क्राइटेरिया रखा गया है 6% का, और ये आपका हाउस ऑफ द पीपल या फिर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उस स्टेट की, उसमें मिलने चाहिए। साथ के साथ मिनिमम 2 सीट्स होनी चाहिए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न, जैसे कि वहां पर भी आपका एक क्राइटेरिया रखा गया था। बट दोनों में फर्क क्या है, यहाँ 2 सीट्स की बात हुई है और वहां पर 4 सीट्स की बात हुई है। साथ साथ एक और क्राइटेरिया क्या है कि इसकी एटलीस्ट 3% सीट्स तो होनी चाहिए ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, और एटलीस्ट 3 सीट्स इन द असेंबली, जिसका भी नंबर ज्यादा होगा वो वहां पर क्राइटेरिया माना जाएगा। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी पार्टी आपकी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और कौन सी हम कह सकते हैं स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है जी। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। तो आइए आज का 4th क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी अय्यनगर फॉर्मूला, काफी बार आपने इसके बारे में सुना होगा, रिसेंटली ही न्यूज में भी सुना होगा। ये आपका किस चीज से रिलेटेड है? 4 ऑप्शंस दी गई हैं, लॉन्ग,
टर्म फूड पॉलिसी है, आर्मी पे स्केल से रिलेटेड है, नेशनल लैंग्वेज से रिलेटेड है, या फिर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका नेशनल लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो रिसेंटली ही एक आरटीआई फाइल की गई थी जिसके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि जो पॉलिसी है 3 लैंग्वेजेस की वो एप्लीकेबल नहीं है टू द ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो इशू कब ये रेज हुआ था, जब आपका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका में है वहां पर एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था फॉर द 97th बटालियन ऑफ द रैपिड एक्शन फोर्स इन भद्रवती इन जनवरी 16। ठीक है जी, 16 जनवरी को रखा गया था। तो जो कंटेंट थे उस प्लेक्स के, जो फाउंडेशन स्टोन का जो प्लेक था वो बेसिकली आपके हिंदी और इंग्लिश में ही लिखे गए थे। इस सिनेरियो में कन्नड़ा वॉज कम्प्लीटली इग्नोर्ड और जो बैनर था उस ओकेजन का वो भी आपका हिंदी में ही प्रिंटेड था। तो इसी से रिलेटेड आरटीआई फाइल हुई थी कि कन्नड़ा वहां पर इग्नोर क्यों की गई। तो उसी से रिलेटेड मिनिस्ट्री, जो होम मिनिस्ट्री, उन्होंने रिप्लाई दिया है कि जो प्रोविजंस रखे गए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के आधार पे, जो कि आपका 1963 का है, और जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स हैं 1976 के, उसके आधार पे जो प्रोविजन है बाइलिंगुअल पॉलिसी का वो एप्लीकेबल है इन द ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। बाकी जो 3 लैंग्वेजेस का प्रोविजन है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वहां पर एप्लीकेबल रहेगा। तो ड्यू टू दिस एक अमेंडमेंट आई थी विच हैज बीन डिमांडेड फ्रॉम द आर्टिकल 343 टू 351, जिसके चलते डिक्लेयर किया जाना था हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये तो आपको पता ही है कि हिंदी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट मैटर काफी एक हिस्टोरिकल बैगेज है इसका इंडिया में। काफी ऐसी एंटी हिंदी एजिटेशंस हुई हैं साउथ इंडिया में फ्रॉम 1930s टू द अर्ली 1960s। और इन्हीं के चलते जो वहाँ के इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल्स हैं द्रविडियन पार्टीज के, तो वो एक काफी एक अहम, हम कह सकते हैं, फैक्टर था इन सभी की फॉर्मेशन के लिए। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई गई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, तब उस दौरान भी काफी, हम कह सकते हैं, डिबेट हुई थी कि वेदर हिंदी कुड बिकेम अ नेशनल लैंग्वेज और नॉट। ठीक है जी। However, it eventually settled for what is known as the मुंशी अय्यनगर फॉर्मूला, जिसके चलते इंक्लूड किया गया हिंदी को एज वन ऑफ द मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। सो इसमें 2 मेंबर्स असेंबली के एम मुंशी एंड गोपाला स्वामी अय्यनगर, ठीक है जी, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है, ना कि इसकी एक लिमिटेड अपील है इन द लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट कंपैरेटिवली काफी इनएफिशिएंट है टू कैप्चर द टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेशंस जो कि फ्रेम किए जा रहे हैं फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है जी। हालांकि डिबेट दोबारा से इसकी सामने आई जब एक इशू बन गया था जब ड्राफ्ट एनईपी रिलीज किया गया था विद द कंट्रोवर्शियल क्लॉज दैट कॉल्ड फॉर द कंपल्सरी टीचिंग ऑफ हिंदी। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी इस टॉपिक से रिलेटेड। आपको पता होना बहुत जरूरी है कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वहां पर बाइलिंगुअल पॉलिसी फॉलो की जाती है और कुछ स्टेट्स के लिए वहां पर आपकी 3 लैंग्वेजेस फॉलो की जाती हैं। ठीक है जी। एक हिंदी, इंग्लिश और एक वहां की जो कंसर्न्ड लोकल लैंग्वेज होगी वो वहां पर फॉलो की जाएगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रोम स्टैट्यूट किन इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है? पहली बात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सेकंड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, थर्ड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें आपसे यहाँ पूछी गई हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से इसका आंसर है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो रिसेंटली ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कन्विक्ट किया है एक फॉर्मर कमांडर डोमिनिक ओंगवेन इन द नोटोरियस युगांडन रेबल ग्रुप, जो कि आपका है द लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी। और इसमें काफी उन पे वॉर क्राइम्स के चार्जेस लगाए गए हैं और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के भी चार्जेस लगाए गए हैं, रेंजिंग फ्रॉम मल्टीपल मर्डर्स टू फोर्स्ड मैरिजेस। ठीक है जी। तो इसमें जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो कि आपका हेग में है, पता होना जरूरी है। बेसिकली आपका एक कोर्ट है लास्ट रिजॉर्ट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो बेसिकली ये पहला परमानेंट ट्रीटी बेस्ड, ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना, इंटरनेशनल कोर्ट है जिसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी ताकि इस तरीके के जो परपेट्रेटर्स हैं जो कि इतने सीरियस क्राइम्स कंडक्ट करते हैं इनसे डील किया जा सके, जो कि हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो फाउंडिंग ट्रीटी थी जिसे हम द रोम स्टैट्यूट कहते हैं, इसके चलते ये एंटर किया गया था, इसे लागू किया गया था ऑन जुलाई 1, 2002। बात करें ये जो कोर्ट है किस तरीके से इनका खर्चा पूरा होता है, तो जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं
प्राइमरीली वो तो फंडिंग करते ही हैं इसमें, साथ के साथ इन्हें वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी मिलती हैं बाकी गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस या किसी भी एंटिटी से। अब जनरली जैसे जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इन दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। पहली बात, कब आपका एस्टैब्लिश किया गया था? 1946 में, और ये आपका 2002 में। ये आपका ऑफिशियल कोर्ट है यूनाइटेड नेशंस का, ये आपका इंडिपेंडेंट कोर्ट है और ये रिसीव कर सकता है कुछ केस ऑन द रेफरल बेसिस फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोनों आपकी लोकेशन दोनों की सेम है, ठीक है जी, ये पता होना जरूरी है। किस तरीके के केसेस के साथ ये डील करते हैं कि किसी तरीके का कोई कंटेंशन है बिटवीन द पार्टीज एंड एडवाइजरी ओपिनियंस, ये आपका बेसिकली क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ही करते हैं इंडिविजुअल्स पे, ठीक है जी। सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है? सोवरेनिटी, बाउंड्री, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, ठीक है जी, ट्रेड या फिर कोई भी ट्रीटी वायलेशंस है या ट्रीटी इंटरप्रिटेशन है, तो इन सभी चीजों से डील करते हैं। हालांकि जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो डील करता है जेनोसाइड, जैसे कि हमने बात की, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। फंडिंग, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका यूएन फंडेड है और ये आपकी अपनी पार्टी से भी इन्हें, जिनकी स्टेट पार्टीज है उनसे भी फंडिंग मिलती है, बाकी वॉलंटरी फंडिंग्स भी इन्हें अवेलेबल होती हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे अच्छे से अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिए। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने ही अच्छा स्कोर किया हो। तो जाने से पहले एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो हमारे 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि उनसे रिलेटेड जो प्रीलिम्स का जो हमारा सेगमेंट है, उससे रिलेटेड हमारी एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जिसका जो जीएस स्टैटिक कंटेंट है वो अपलोड किया जा चुका है। करंट अफेयर्स की जो अपडेट्स हैं वो भी रिसेंटली अपलोड कर दी जाएंगी और उससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी आपकी चल रही है, ठीक है जी। और टोटल कोर्स आपका 11,000 का है, बट स्टिल अगर कुछ ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लेना चाहते हैं, तो वैसे भी अवेलेबल है, जिसमें आपके हमारे 25 जीएस टेस्ट हैं, जिसके साथ हमारी वीडियो डिस्कशंस भी अवेलेबल हैं, और ये आपका 5,000 का है। और हमारा सी सेट का भी कंपोनेंट है, जिसमें आपके कुछ लेक्चर्स और 5 टेस्ट हैं, और ये हमारा 3500 का है, ठीक है जी। तो ये रही आपकी बेसिक सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से रेगुलरली अपने करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करते रहिए और अपने प्रीलिम बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी अटेम्प्टेशन करते रहिए, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। और जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि जितना भी आपका स्कोर आया है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और मैं माफी चाहूंगा अगर आपको थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही हो ऑडियो में, ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।